कहते हैं हिंदुस्तान केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। कश्मीर इसका किरीट है, हिमालय इसका मस्तक, पंजाब और बंगाल इसके दो कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट इसके जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके पांव हैं और हिंद महासागर लगातार इसके चरणों को पखेड़ता है। लेकिन इस राष्ट्र पुरुष को राष्ट्र पुरुष आखिर बनाए कौन हुए हैं? इस देश का संविधान। वही इस देश का संविधान है जो इस देश को वाकई लोकतंत्र बनाए हुए है, यानी लोगों का तंत्र, यानी कि अ सिस्टम ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। 73 साल के गणतंत्र के इस सफर में भारत ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे। एक लंबा कांग्रेस का शासनकाल देखा, तो वहीं मजबूत भाजपा का शासनकाल आज देख रहा है यह देश। लेकिन क्या गणतंत्र की जो परिकल्पना महापुरुषों ने, राष्ट्र पुरुषों ने उस समय की थी, हम वहां तक पहुंच पाए? अगर पहुंच पाए तो हम कितना नजदीक तक पहुंच पाए, और अगर नहीं पहुंच पाए तो कितना दूर हम उससे हैं? क्या चुनौतियां हैं आज भी भारत के सामने जो मुंह उबाई खड़ी हैं इस लोकतंत्र के सामने? बात करेंगे इन तमाम मुद्दों पर, पहलुओं पर, विषयों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। देश में 73वें गणतंत्र दिवस का जश्न। फिर दुनिया देखेगी भारत की शक्ति। लोगों में उमड़ रही है देशभक्ति। 73 सालों में कितना मजबूत हुआ लोकतंत्र। कैसा रहा गणतंत्र का 73 सालों का सफर। क्या है गणतंत्र के सामने चुनौतियां? 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ, या ये कहें कि 26 जनवरी 1950 से देश में कानून के राज की शुरुआत हुई। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। भारत के संविधान की खास बात यह है कि इसमें हर वर्ग, हर धर्म का ध्यान रखा गया है। इसमें जहां नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो वहीं 10 कर्तव्य भी बताए गए हैं। यानी सरकार चलाने से लेकर लोगों के अधिकारों तक के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। लेकिन बावजूद इसके कई बार ऐसे मौके आए जब लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप लगे। 25 जून 1975 को देश में जब इमरजेंसी लागू हुआ, तब इंदिरा गांधी पर देश में संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप लगे। बता दें कि तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी। इस दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। करीब 21 महीने तक देश में इमरजेंसी लागू रहा। विरोध करने वालों को जेल में डाल दिया गया। इमरजेंसी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। जेपी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ और फिर 1977 में चुनाव हुआ, जिसमें इंदिरा गांधी की हार हुई और लोकतंत्र की जीत हुई। इसके बाद भी कई बार लोकतंत्र कमजोर करने के आरोप लगे, लेकिन हर बार लोकतंत्र पहले से ज्यादा मजबूती के साथ उभरकर सामने आया। विपक्ष तो तत्कालीन मोदी सरकार पर भी लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाता है। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह से भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है, उसे कमजोर करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान लोगों को बोलने, काम करने, कहीं भी घूमने और खुलकर जीने की आजादी देता है। और जब तक संविधान है, कोई भी नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बात करेंगे इन तमाम पहलुओं के ऊपर, क्योंकि लोकतंत्र के सामने आज क्या उम्मीदें हैं, क्या चुनौतियां हैं, ये सब हमें ध्यान देने की, ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक एक कर अतिथियों के पास चलता हूं। सबसे पहले दीपक गहलोत मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। दीपक जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। आप ही से शुरुआत करते हुए सर, इन 73 सालों में कहां खड़ा पाते हैं भारत को, भारत के गणतंत्र को? केशव जी, आजादी का तो ये 75वां वर्ष है, लेकिन गणतंत्र भारत का ये 73वां वर्ष है। बहुत सारी घटनाएं हम लोगों को देखने को मिली हैं। अभी तक ये पूरा देश 5 युद्धों को देख चुका है, जिसमें से एक युद्ध तो गणतंत्र से पहले का है, लेकिन उसके बाद भी 4 युद्ध हुए हैं।
62 का चाइना के साथ, 65, 71 और 99 का पाकिस्तान के साथ। उसके अलावा जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे तो हम जब स्कूल में थे तब से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अंग्रेजी शासन में के बाद हमारे पास काफी चीजें बची थी, जैसे कि रेलवे का नेटवर्क। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत इस धरती का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल से, और दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से। तो बहुत सारी चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी होंगी। जितना नेटवर्क वगैरह रेलवेज का, रोड्स का वो छोड़ के गए थे, वो इस देश के लिए पर्याप्त नहीं था, वो उनके बिजनेस रूट्स थे। भारत आज खड़ा है। आज जब भी राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ, उन्होंने कहा कि 50 अर्थव्यवस्थाओं में हम शामिल हुए हैं। ये देश के लिए काफी बड़ी बात है। उसके अलावा 62 में हम चाइना से हारे। उसके अलावा उसके बाद 3 युद्ध हुए, तीनों को हमने बड़ी सफलतापूर्वक जीता। आज भी देश बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, जिसमें बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, गरीबी बहुत बड़ी समस्या है, उन्नत कृषि का ना होना एक बहुत बड़ी समस्या है, लोगों का शिक्षा का विकास उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। एक देश जिसको पुराने समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां पे नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय होते थे, आज उस देश में अशिक्षित लोगों का एक जो संख्या है वो काफी बड़ी संख्या है। ये कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं है। हमें और भी बहुत सारे कार्य करने की इसमें आवश्यकता थी। जिस प्रकार से बेरोजगारी की बात है, आज का पढ़ा लिखा युवा वर्ग भी काफी मात्रा में बेरोजगार है। उस प्रकार के अवसर उनको उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ठीक है, बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, धीरे धीरे देश भारत विश्व के पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है और बहुत सुदृढ़ तरीके से दर्ज करा रहा है, लेकिन अभी बहुत लंबा रास्ता तय हमें करना है। बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ पाना भी है, निश्चित तौर पर है। सत्यव्रत शास्त्री जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शास्त्री जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। बहुत धन्यवाद जी। किस तरह से देखते हैं शास्त्री जी इन 73 साल के गणतंत्र भारत को? देखिए, 73 साल का जो सफर हमारा बढ़ा है, उसमें बहुत बड़ी सफलता हमने इस बात में पाई है कि जिस विजन को लेकर इस देश के आजादी के लिए हमारे नेताओं ने, क्रांतिकारियों ने जो अपना संघर्ष और बलिदान दिया, और उन्होंने चाहा था कि स्वतंत्र देश के अंदर स्वतंत्र लोग अपना विकास कर सके, बिना भेदभाव के कर सके, उसमें भारत ने और भारतीय जनता ने बहुत बड़ा एक सुखद अवसर को प्राप्त किया है जी। चाहे हमारे पास कुछ ऐसे अवसर हो जब इस व्यवस्था को छीन भिन करने का उसका साहस किया गया हो, ऐसे अवसर आने पर भी भारतीय जनता ने और गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी उसने उसको बहुत दिनों तक चलने नहीं दिया। और आज दुनिया के बड़े देशों में इस देश की प्रतिष्ठा हम सब देखते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती जो समय के साथ चलती हैं और समय के साथ वो ऐसा नहीं होता कि वो होनी नहीं चाहिए। स्वाभाविक है, जनसंख्या बढ़ेगी, हमारे संसाधनों की आवश्यकता होगी, संसाधनों की आवश्यकता के साथ अनुसंधान, विजन, हमारे पास कार्य पद्धति, हमारे पास एक विजनरी नेतृत्व, इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। और भारत एक ऐसी उर्वरा भूमि है जहां जब जब जिस प्रकार की आवश्यकता इस देश को अपने अस्तित्व के लिए, अपने संवर्धन के लिए, अपने विकास के लिए चाहा, वो समय समय पर मिलता रहा। चाहे आजादी के समय संघर्ष के वो जो साथी रहे हों, या वो 1000 साल का संघर्ष काल जो विदेशियों ने हम पर आक्रमण किया, और उस आक्रमण के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा नेतृत्व इस देश के अंदर उभरता रहा जो विदेशी ताकतों को न केवल चुनौती देता रहा बल्कि उनको अस्थिर करने के लिए भरसक प्रयास किया। तो हमारा ये 73 वर्ष के साथ साथ जो हमारा पुराना वैभव काल है वो भी दुनिया के सामने है, वर्तमान भी हमारे सामने है। बिल्कुल। और दुनिया आज एक आस से इस भारत को देख रही है कि दुनिया में यदि सुख, शांति, समृद्धि और यदि सद्भाव का यदि कहीं से बयार बहेगी तो भारत की धरती से बहेगी। ठीक है सर। समय समय पर इन सब चीजों को भारत ने दुनिया को दिया भी है। कोरोना काल को यदि हम ले
तो जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें घुटनों के बल थी तो भारत ने बड़ी हिम्मत से, दौड़ लगाई, साहस से और धैर्य से बिल्कुल इन सब चीजों को न केवल अपने लिए प्रयोग किया बल्कि दुनिया की दूसरे देशों की महान शक्तियों को भी अपने संसाधनों का उपयोग करने का उनको अवसर दिया, अपना भी और अपने हम भी। बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल शास्त्री जी, ठीक है। मैं राय सिंह गुर्जर जी के साथ आता हूं। अब कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राय सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। और जेजेपी की प्रवक्ता विभा पांडे भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। विभा जी, बहुत स्वागत है आपका। राय सिंह जी, इनिशियल कमेंट लेते हुए, शुरुआती प्रतिक्रिया लेते हुए आपसे हमारे विषय पर, इस 73 साल के गणतंत्र में क्या चुनौतियां, क्या पाया, कैसा रहा सफर, आपकी रिएक्शन? केशव जी, देश के अंदर जो हमारा गणतंत्र दिवस समाज हम सब सम्मान के साथ इस पर विचार मंथन कर रहे हैं। देखिए, दुनिया में लोकतंत्रात्मक रूप से भारत एक ऐसा मिसाल है दुनिया के सामने जहां से सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। हम बहुत बड़ी बात भी करेंगे। आपने कहा कि 70 साल में हमारे सामने क्या चुनौतियां रही है, क्या हमने पाया, क्या हमने खोया है। उससे पहले हमें अतीत को देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से गणतंत्र के लिए हमारे देश के शहीदों ने कुर्बानियां दी। सैकड़ों साल की आजादी के इतिहास में किस प्रकार एक विचारधारा के आधार पर कांग्रेस के नेतृत्व में जो विचारधारा चली थी, जिसमें संपूर्ण जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और हर प्रकार के वर्ग को लेकर इस देश के अंदर जन आंदोलन किया था। उस जन आंदोलन में ब्रिटिश हुकूमत, जिसका कभी सूर्यास्त नहीं होता था, उसको भी अस्त किया था। आज हम सब समझते हैं, जानते हैं कि ऐसे सैकड़ों लाखों जो हमारे शहीद थे, जिनकी आज बदौलत हमारा विश्व चर्चा में मंथन में भाग ले रहे हैं, ये उनकी देन है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि उनके इतिहास पर जब भी हम कोई चुनौती पैदा करते हैं, जब भी हम कोई कटाक्ष करते हैं, जब भी उनकी देशभक्ति पर और उनके नवनिर्माण पर जब कोई चुनौती होती है, तो देश को भुगतना पड़ता है, समझना पड़ता है, देखना पड़ता है। आज परिस्थितियां कुछ ऐसी हो रही है कि हमें 70 साल की आजादी के बाद हमने संसाधन बनाए, किस प्रकार की परिस्थितियां थी, आप उसके एक अतीत में जाइए, इतिहास में जाइए कि जब 1947 जब भारत आजाद हुआ था, हालत क्या थे, देश दुनिया में हमारी स्थिति क्या थी, और किस प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सरदार पटेल जी के साथ मिलकर इस देश के नवनिर्माण में जो भूमिका रही, किस प्रकार से आज संसाधन कहाँ है, किस प्रकार से हमने स्वास्थ्य में, शिक्षा में, चिकित्सा में, हर प्रकार के क्षेत्र में, व्यापार में, दुनिया के विदेश नीति में हमारी विदेश नीति को दुनिया ने लोहा माना है। हमने देश के भूगोल बदले हैं, हमने किस प्रकार से देश की व्यवस्था को मजबूत किया है। वो सारी परंपराएं आज समाज में, हर समाज लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें गौरवशाली आज भारत का एक सम्मानपूर्वक, भारत का एक गणतंत्र की जनभावना के अनुसार शासन करने वाले उस राज्य का प्रतिबिंब दुनिया के सामने दिखाई पड़ता है। लेकिन बड़ा चुनौती है जो समाज के अंदर जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के नाम पर, नस्ल के नाम पर, विचारधारा के आधार पर, इस विचारधारा और जो लोग कभी सत्ता के साथ चिपके रहे, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे वो तिरंगे की सम्मान का प्रतीक हो, और चाहे वो 1941 से 47 तक आजाद हिंद फौज के खिलाफ मुहिम हो, ऐसे विचारधारा जब संगीन मानसा के साथ कठपुतली बनकर और उस विचारधारा के आधार पर तानाशाही रवैया आगे बढ़े और समाज के अंदर लोकतंत्र की जड़ों का मजबूत जो है उनको कमजोर करने का प्रयास किया जाए, तो हमें चुनौती मिलती है। हम चाहते हैं कि हम भारत के जिस भाव के साथ हमने आजादी प्राप्त की थी, इस भाव से गणतंत्र को जोड़ा था, उसमें कहीं न कहीं समस्या पैदा होती है। हमें विचार करना है और हम चाहेंगे हम सब मिलकर सशक्त मीडिया की भूमिका में आगे बढ़े ताकि देश के ठीक है। राय सिंह जी, आपका इशारा किस तरफ था हम समझे भी, मैं जवाब भी लूंगा उस बात का, लेकिन पहले मैं विभा जी से एक रिएक्शन लेता हूं। विभा जी, पहली बात तो सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई कल के 73 गणतंत्र दिवस के लिए जी। अगर आप मेरी राय देखेंगे, पिछले जो हमारे देश की जो क्षमता थी, हम वहां तक नहीं पहुंच पाए इन 73 सालों में। क्यों? क्योंकि बीच में बहुत ज्यादा ही रुक गया था हमारा, जो कहते हैं हम जिस हिसाब से बढ़ना चाहते थे। अगर मैं कहूं कि हमारा संविधान तब बहुत अच्छा लिखा गया था, पर संविधान में अब संशोधन की बहुत सारी आवश्यकता थी। अगर कहा जाए पोलियो वैक्सीनेशन की अगर मैं बात कहूं, तो हमारे देश में पूरी दुनिया के कम से कम 60% केसेस है, 60% केसेस है पोलियो के, लेकिन हमारी इम्यूनाइजेशन पॉलिसी की वजह से हमारा वैक्सीनेशन में कहीं हम रेस में ही नहीं थे दुनिया में। और आज की डेट में अगर आप कोरोना का देखा जाए तो हमारी वैक्सीनेशन कितनी अच्छी हुई। अगर हम ऐसे ही और डिजिटाइजेशन की बात करें, तो जो बाबू लोगों का पहले हमें डर था, अब वो डर नहीं है। यही चीज बहुत पहले हो गई होती तो आज की
दौर में हम बिल्कुल टक्कर में होते दुनिया के सबसे बड़े देशों के साथ, हम सबसे बड़ी इकोनॉमी होते, पर बहुत जरूरत है संविधान में संशोधन लाने की। और लेकिन हमारा एक तरफ संविधान इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि बहुत जितने अनैतिक लोग हैं जो हमारी एकता में फूट डालना चाहते हैं, वो भी नहीं हमारा देश झेल पा रहे हैं, अच्छी तरह से झेल पा रहा है, उसमें हमारी फूट नहीं आ रही है। पर अभी भी बहुत जरूरत है, हम अपनी क्षमता पर ऑपरेट नहीं कर पा रहे, हमें अपनी क्षमता पर देश को लेके आना है। अभी बहुत सारी चीजें और है जहां हम आगे बढ़ सकते हैं। चंद्रयान जैसे और बहुत मिशन चाहिए। हर चीज में, अब स्पोर्ट्स में हमारा नाम हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो और बहुत फील्ड है जहां अभी हमें और बढ़ोतरी करनी है। और मुझे लगता है कि आज का जो हमारा ट्रेंड चल रहा है, जिस हिसाब से हमारे देश पर स्वच्छता अभियान और जो बोल रहा है वो हो रहा है। पहले 70 साल में हम शायद सुनते आए थे खाली कि गरीबी हटाओ, पर अब स्वच्छता अभियान है तो वो हो गया, इम्प्लीमेंट हुआ। तो हमें ऐसी सारी चीजें लानी है जो इम्प्लीमेंट इसलिए हो रही है, खाली बोलने के लिए नहीं हो रहा। ठीक है विभा जी, कुछ मुख्य बिंदु हैं जो कि आप सीधे तौर पर आम लोगों से जुड़े हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा और सुरक्षा, इन बिंदुओं की बात आती है। अगर दीपक जी मैं आप ही से शुरुआत करूं, क्योंकि राजनीतिक दलों से अगर इस विषय पर बात की जाती है तो उपलब्धियां ज्यादा गिनवाई जाती हैं। हमारी सरकार के दौरान ये हुआ, हमारी सरकार के दौरान ये हुआ। इस देश को इस देश के लोग ने बनाया, लोकतंत्र ने बनाया, पार्टियों से ज्यादा। पार्टियों की अपनी अपनी भूमिका रहती है एक ट्रैक मैप के रूप में, लेकिन ये शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, सुरक्षा, इन पैमानों पर अगर आज की तारीख में देखें तो कहां खड़ा होता है भारत? क्या सुरक्षा, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, हम वहां तक पहुंच पाए जैसा एक ढांचा परिकल्पना कभी की थी, जैसा भारत का होना चाहिए था? केशव जी, आज का बड़ा शुभ दिन है और ये पूर्व संध्या है 73वें गणतंत्र दिवस की। आज किसी प्रकार के राजनीतिक बातों में ना उलझकर हम आज देश ने क्या खोया उस पे भी ना जाकर, और क्या हमारी उपलब्धियां रही उस पे जाएं, और क्या हम आने वाले समय में कर सकते हैं उस पे जाएं। तो ये एक चर्चा का अच्छा विषय रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, निश्चित तौर पर, लेकिन इतिहास की थोड़ी गलतियों का अगर जिक्र करते चलेंगे तो आने वाले समय में सीखे भी वो बनती चली जाएंगी। गलतियों का जिक्र करना केशव जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के अलावा कुछ भी नहीं होता। राय सिंह गुर्जर जी ने भी कहा था कि कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ाइयां लड़ी, कांग्रेस के नेतृत्व में इसका भूगोल बदला, ऐसा हुआ। अब ऐसे को अगर कोई सवाल पूछने लगे तो सुभाष चंद्र बोस जी भी थे और अन्य क्रांतिकारी भी थे जिन्होंने अपनी 23 साल की उम्र में फांसी पर झूल गए। तो किसी भी एक पार्टी को इसका श्रेय नहीं दिया जाना चाहिए। अगर आजादी का भी श्रेय दिया जा रहा है तो और सवाल ये भी उठ जाते हैं कि एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। भूगोल 1962 में भी बदला गया था जब चीन ने काफी बड़े एक हिस्से पर कब्जा किया था, लेकिन ठीक है, इन चीजों के ऊपर नहीं जाते हैं। जैसा कि विभा जी ने अभी कहा कि हमें जिस प्रकार से पोलियो वैक्सीनेशन था, हम बहुत पीछे थे। आज भारत ने जो कोविड वैक्सीनेशन में अपनी स्थिति दिखाई है, हमने इतने बड़े देश का वैक्सीनेशन एकदम से किया है, इतनी तेजी से वैक्सीनेशन हुआ है। आने वाले समय में और कितनी तेजी से हम इन चीजों में बदलाव कर सकते हैं। स्वास्थ्य की सुविधाएं कितनी तेजी से सभी लोगों के लिए उपलब्ध हुई हैं, बीमे होने लगे हैं, 5-5 रुपए में 5-5 लाख रुपए के बीमे हो रहे हैं लोगों के, पूरा परिवार सुरक्षित है। गरीबी हटाने के लिए सभी लोगों को समुचित रोजगार देने की व्यवस्था के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, अवसर उपलब्ध भी हो रहे हैं। जिसने थोड़ी सी पढ़ाई की है, जो थोड़ा सा अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, जिसका दिमाग थोड़ा सा क्रिएटिव है, वो नए नए स्टार्टअप्स लेके आ रहे हैं, उनको इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत ज्यादा मिल रही है और वो आगे बढ़ रहे हैं और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। विभा जी ने चंद्रयान का जिक्र किया। अंतरिक्ष में भारत की जो स्थिति है आज के समय में, विश्व का कोई भी देश उसको अनदेखा नहीं कर सकता, चाहे वो विश्व की सबसे बड़ी सुपर पावर ही क्यों ना हो। हम रक्षा की दृष्टि में आते हैं तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी फौज हमारे पास है। हम इतने सुदृढ़ हैं कि दूसरे देश के अंदर घुस के उनकी छोटी छोटी हरकतों का जवाब दे के आने में सक्षम हो रखे हैं। तो रक्षा की जब बात करते तो रक्षा में हम बहुत सुदृढ़ हुए हैं। शिक्षा की बात करते तो शिक्षा में विकास की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें और तेज गति से बढ़ने की आवश्यकता है।
जिस प्रकार से अब पिछले कुछ समय में गरीबों को आवास दिए जा रहे हैं, उनको दिए जाए आवास और सभी गरीबों को दिए जाने चाहिए, समुचित अवसर उनको उपलब्ध कराए जाने चाहिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है शिक्षा। अगर प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होगा तो इस देश का विकास ज्यादा दूर नहीं है, विकसित देशों की श्रेणी में हम जल्दी आ जाएंगे। ठीक है शास्त्री जी, मैं आपके पास आता हूं, फिर मैं राय सिंह जी के पास आऊंगा। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा, इन्हें लेकर कहां तक अभी और जाने की आवश्यकता है? क्योंकि वो अमूमन कहावत चलती है कि एक सामान्य नागरिक को हम ये भी नहीं बता पाए हैं अभी इन 73-75 सालों के अंदर कि सड़क जो है ये एमसीडी के, नगर निगम के अधीन आती है या फिर राज्य सरकारों के अधीन आती है या फिर एनएचएआई के अधीन आती है। बहुत सामान्यतः बात चलती है। ये कहां तक पहुंचे, कहां तक जाने की आवश्यकता है? इन पहलुओं की अगर बात करें तो अभी देखिए अंदोवर, मैं एक बात कहता हूं कि जब हम अपने आप से तुलना करते हैं तो हमें कहीं संतुष्टि नजर आएगी कि हम वहां तक पहुंच गए, वहां तक पहुंच गए, वहां तक पहुंच गए। लेकिन 50 के दशक में इस दुनिया में 3 बड़ी घटनाएं होती हैं। इजराइल का उदय होना, भारत का आजाद होना और चाइना का चीन का आजाद होना। ये 3 बड़ी घटनाएं विश्व के अंदर बहुत कम समय के अंतराल में हुई है। जब हम तीनों के तराजू को ताल कर देखते हैं कि इन तीनों देशों की विकास यात्रा का जो सफल हुआ उसमें हम कहां खड़े हैं, और यदि मैं गलत ना हूं और यदि इसको अन्यथा ना ले तो 2014 तक का जो कालखंड था उसके अंदर चाइना के बराबर यदि हम तोलते हैं, इजराइल के बराबर हम तोलते हैं, तो हम कहां खड़े थे वो उस दिन 2014 में जाकर देखना पड़ता। और यदि 2014 से और आज हम 22 में बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और 22 के अंदर यदि इन तीनों देशों की तुलना किसी एक निष्पक्ष रूप से समीक्षक लोग चर्चा करेंगे तो जो गति देश ने इन देशों को पछाड़ने का जो प्रयास किया है, संगठित रूप में जो एक आगे बढ़ा है, चाहे वो ये शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये हमारी निरंतरता चलने वाली चीजें, इनको कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि उस समय हम पूरी कर लेंगे, क्योंकि हमारी आबादी जैसे जैसे बढ़ेगी उनकी आवश्यकताएं बढ़ेंगी। इन सब चीजों में हम यथा पूर्व इन चीजों को करने की तैयारी में हो तब हम संतुष्ट मानेंगे कि अगले 10 साल बाद हमें ये रोड चाहिएंगे, 10 साल बाद हमें ये हॉस्पिटल चाहिएंगे, 10 साल बाद हमें इतने घर चाहिएंगे, 10 साल बाद हमें इतने रोजगार चाहिएंगे। उस कल्पना पर जब देश सोचने लगेगा, आज तो हम सोच कहाँ रहे हैं कि आज हमें आवश्यकता है लेकिन अभाव में है, उसकी पूर्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि हम सबको आवास दे दें, सबको स्वास्थ्य दे दें। प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख तक का आयुष्मान की योजना तो की। इस प्रकार की योजनाएं अब बहुत समय पहले से आनी चाहिए थी। यदि हम उन दोनों देशों की तुलना की विकास यात्रा और भारत की विकास यात्रा की बात करेंगे तो हम देखेंगे हम बहुत पीछे चले। कारण कुछ भी रहे हो, वो समीक्षक इस बारे में कह सकते हैं, लेकिन एक देश के रूप में एक संघर्ष में और आजादी के बाद जिस घंटे हमको अपनी विकास यात्रा को आगे बढ़ाना पड़ा। यानी कि शास्त्री जी, अगर मैं आपकी बात को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो आप कह रहे हैं कि 2014 के बाद जो ये विकास का पहिया है ये तेज बढ़ा है, जो कि कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हो पाया। आप इतना ही कह रहे हैं? मैं उसको भी बढ़ाता हुआ कहता हूं कि कांग्रेस ने सत्ता प्राप्ति के लिए जिस ढंग से 1857 के क्रांतिकारियों के जो संघर्ष बदलना के योजना थी, उसको कहीं ना कहीं अंग्रेज ने उस समय समझा कि अब इस देश को छोड़ना पड़ेगा, तो हम किन लोगों के हाथों में इस देश की सत्ता सौंप कर जाएंगे। उस सत्ता सौंपने वाले ग्रुप को तैयार करने में अंग्रेजी सरकार ने 90 साल का समय लिया, और 90 साल में लाखों करोड़ों लोगों का बलिदान के बाद जिस एओ रूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, शास्त्री, जब वो परिस्थितियों की बात होती है, जब स्थापना की गई थी, जब परिस्थिति नहीं, आप अब जिस पार्टी के ऊपर, ठीक है आपकी विपक्षी पार्टी है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन सर डॉक्टर हेडगेवार भी कभी हिस्सा रहे थे कांग्रेस का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कभी हिस्सा थे कांग्रेस का। उसी पर आ रहा हूँ। 1857 से 1947 तक अपने मानव पुत्रों को पैदा करके जवान करके उनके हाथों में सत्ता सौंपी थी, और यदि उस बीच के अंदर उनके मानस पुत्रों की बीच में यदि कोई दूसरी योजना आई तो उनको कांग्रेस की उस विचारधारा ने स्वीकार नहीं किया।
उसमें केवल एक डॉक्टर हेडगेवार नहीं थे, उसमें बाबू सुभाष चंद्र बोस भी थे, सब थे। कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन उनको बहुत दिनों तक बने नहीं रहने दिया। ये वही मानस पुत्र थे जो अंग्रेज की ठीक है। चाल के अंदर मैं पहले इस विषय पर चर्चा करता हूँ। ठीक है, मैं एक बार पहले ये जवाब लेता हूँ। मैं ठीक है शास्त्री जी, जो गति देश को चाहिए थी, ठीक है, वो गति नहीं दे पाई। ठीक है, मैं राय सिंह जी से पहले इस विषय पर बात करता हूँ। राय सिंह जी, वो कांग्रेस को नाम करें। राय सिंह जी, गति वाली बात भी आपने सुनी और एक सत्ता प्राप्ति शब्द का इस्तेमाल किया सत्यव्रत शास्त्री जी ने। आप उपलब्धियां गिनवा रहे हैं कि उस समय हमने उन अंग्रेजों के सूरज को डुबोया जो कभी अस्त नहीं हुआ करता था। देखिए केशव जी, जिस प्रकार से भाजपा के प्रवक्ता ने अपनी बातों के हिसाब से गणतंत्र दिवस को भी केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों के नाम करने का जो अनर्थ प्रयास किया है, वो सच इतिहास में नहीं हो सकता। कारण है क्योंकि इनका खुद का इतिहास नहीं है। अब ये किताबें 1857 की जब पढ़ते हैं तब ये नहीं मिलते, जब ये 1900 में आते हैं तब ये नहीं पैदा होते, और जब 26 और 25 में आते हैं तब नहीं मिलते, जब भारत छोड़ा आंदोलन आता है तब नहीं मिलते। हाँ, मिलते जरूर है। कहां पर? अंग्रेजों के माफी मांगते हुए, अंग्रेजों के गिड़गिड़ाते हुए ये वो पत्थर लिखते हैं और वहां पर नहीं सर, तो अब 1885 से पहले आप कहां मिलते हैं? अब मैं बोलूं, अरे नहीं राय सिंह जी, ये तो बड़ा इलॉजिकल सा बात बोल रहे हैं सर आप। अब मैं बोलूं 1857 की लड़ाई में कांग्रेस कहां थी, तो आप क्या बोलेंगे? इलॉजिकल बात है सर ये। 1857 ये क्यों लेकर आए? कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं 1857 में, किस बार की बात कर रहे हैं? इतिहास के तथ्यों को बोलना चाहते हैं। और आप सुनिए, जब तिरंगे को अपनाने की बात थी 52 वर्ष तक इनके पितर पक्ष ने, जो देश के अंदर एक ऐसा काला छाए है, इन्होंने कभी सम्मान नहीं किया। किसका सम्मान नहीं किया? नहीं राय सिंह जी किसका सम्मान नहीं किया सर? तिरंगे का सम्मान सब करते हैं। तिरंगे नहीं किया? अरे केशव जी, इन्होंने नहीं किया ना, कुछ लोगों ने। कैसी बातें कर रहे हो? इस देश के अंदर आजादी के समय जब ये तय होने लगा था कि देश का आजादी के बाद झंडा क्या हो, एक राय सिंह जी से एक बात पूछे, क्यों झंडा समिति की रिपोर्ट में देश के झंडे का क्या स्वागत किया था और बताने का अधिकार किसको दिया था? राय सिंह जी, देश के अंदर झंडा समिति बनी थी और झंडा समिति की रिपोर्ट आज भी पार्लियामेंट के। ठीक है सर, शास्त्री जी मैं आऊंगा आपके पास, एक बार राय सिंह जी की बात पूरी होती फिर मैं आऊंगा, मैं आपसे जवाब लूंगा सीधे। राय सिंह जी बोलिए। देखिए केशव जी, बड़ी विचित्र घटना है के साथ कि जब भी इतिहास की बात आती है, ये कहीं पर भी, चाहे आजादी का आंदोलन हो, चाहे देश के नवनिर्माण की बात हो, इनका कहीं कोई इतिहास नहीं होता। तो ये फिर क्या करते हैं? तिरंगे का सम्मान ढूंढते हैं। जब तिरंगे का सम्मान करने की बात थी, जब उसको अपनाने की बात थी, 52 वर्ष तक आरएसएस ने उसको नहीं अपनाया। और जब 4 युवक क्रांतिकारी वहां पर पहुंचे मुख्यालय पर, उन्होंने झंडा फहराया, उनके खिलाफ आज भी नागपुर के थाने में मामला दर्ज है। अब शास्त्री जी मैं राय सिंह जी, मैं वहां जाना नहीं चाह रहा, लेकिन चूंकि आपने जिक्र छेड़ा, लेकिन नहीं ये एलिगेशन वाली, ये सिर्फ एलिगेशन वाली पॉलिटिक्स नहीं सर। जिस संघ की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, आपकी विचारधारा की लड़ाइयां हो सकती है सर, लेकिन 62 में चीन के युद्ध के बाद जो राय सिंह जी सुनिए तो सही, मैं आप ही की बात कर रहा हूं सर, मैं आप ही की बात कर रहा हूं सर। राय सिंह जी सुनिए तो सही, मैं आप ही की बात का जवाब ले रहा हूं, मैं आप ही को मौका दूंगा जवाब का। जिस संघ के देश विरोधी होने की बात आप कर रहे हैं, 1962 की परेड के अंदर उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस को न्योता दिया था, और पहली बार ऐसा हुआ था कि देश की कोई पैरामिलिट्री फोर्स ना होने के बावजूद भी केवल एक स्वयंसेवी संगठन जो है वो 26 जनवरी की परेड में हिस्सा ले रहा है। केशव जी, बहुत अच्छी बात आपने उठाई है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको अनुमति दी थी परेड में शामिल होने। क्यों आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। हाँ, आप सुनोगे मेरी बात, आप कितना धैर्य रखिए, इतिहास की बात है तो खोलेंगे। जब भारत आजाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा कि किस प्रकार से आजादी की मुहिम में आरएसएस के लोगों ने तथाकथित रूप से देश को तोड़ने की बात रखी। तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि अब देश आजाद हो चुका, ऐसे संगठनों पर पाबंदी लगाओ जो देश की आजादी में विरोधी लोग थे। लेकिन पंडित जी ने कहा कि नहीं, उदारवादी व्यक्ति थे पंडित जी, सबको साथ लेकर चलते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, तो मौका देंगे कि ये देश में आगे चलेंगे, साथ चलेंगे, देश का प्रगति करेंगे। लेकिन ये आज भी वही लोग हैं क्योंकि इनको मौके दिए गए बार बार, जब भी सत्ता में आए हैं इन्होंने। नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है राय सिंह जी, ना राय सिंह जी, ऐसे थोड़ी ना होता है। अपने कंफर्ट के हिसाब से मोड़ देंगे आप कुछ भी। बिगाड़ने का प्रयास किया है।
ना 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 राय सिंह जी या तो किसी को गलत मत कहिए, और अगर किसी को गलत कह रहे हैं तो उसके खिलाफ फिर सही मत कीजिए। भाई आपने 48 में अब पाबंदी लगाई, आपने 75 में पाबंदी लगाई, पाबंदियों को आप हटा रहे हैं। कई बार, अरे केशव जी, कई बार क्या होता है कि समाज के मुख्य धारा में शामिल करने का अवसर मिलता है, लेना पड़ता है, लोकतंत्र है, यही गणतंत्र है। ठीक है, भारत के इसी का नाम गणतंत्र, लोकतंत्र की बात। ठीक है। लेकिन जो लोग फिर भी विचारधारा के आधार पर फर्जी लोग होते हैं, उनके संस्कार ऐसे सामने आते हैं कि वो फिर खड़े होकर देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि देश को 50 से लेकर आज 2021 तक, सिर्फ गणतंत्र की बात कर रहा हूं मैं, 47 का नहीं, जो पहुंचाया वो सिर्फ कांग्रेस ने पहुंचाया और किसी का कोई योगदान नहीं है इसके अंदर। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, क्योंकि मेरे मित्र ने, भाजपा के प्रवक्ता ने राजनीति की बात शुरू की थी, इतिहास को खोदकर उन्होंने। नहीं सर, ये शुरुआत तो सर राय सिंह जी आपने की थी कि 47 में जब उनका सूरज, हाँ 47 में सूरज वाली बात पहले आपने कही थी इशारों में, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया, बात सिर्फ इतनी है। अरे केशव जी, आप नहीं मानते क्या? आप इस बात को नहीं मानते क्या? क्या कांग्रेस की विचारधारा में लड़ाई नहीं लड़ी क्या? आप बताइए, कैसी बात कर रहे हो आप? ना सर, मैं किसी पार्टी को नहीं मानता। कांग्रेस के अलावा और भी 17 दल थे उस समय, कांग्रेस के अलावा और भी 17 दल थे सर उस समय, कांग्रेस के अलावा और भी 17 दल थे उस समय। और ठीक है, मैं शास्त्री जी नहीं जा रहा उन विषय, मैं राय सिंह जी नहीं जाना चाह रहा उन विषयों पर, कोई बात नहीं। अभी इतनी बात करते हैं। दीपक जी, आपके पास आता हूं मैं इन सवालों को लेकर ही जो अभी चर्चित हुए। केशव जी, मुझे समय मिलना चाहिए। राय सिंह जी तुरंत आपके, मैं सत्यराज जी तुरंत आपके पास आऊंगा। पहले दीपक जी के पास जा रहा हूं, एक बार फिर विभाजी के पास आऊंगा, फिर आपके पास आ रहा हूं सीधे। देखिए, आज हम किसी के ऊपर ये आरोप लगा दें कि वो ऐसा था, वो वैसा था। पहली बात तो, अगर ये लोग ऐसे थे तो इनको कांग्रेस में लिया क्यों गया? डॉक्टर हेडगेवार को कांग्रेस में लिया क्यों गया था? और उनको निकाला नहीं गया था, वो स्वयं कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी थी। उसके बाद भी आजादी से पहले अगर ये अंग्रेजों के हितैषी थे तो मैं इन सब बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी अब आज सवाल उठा है तो मुझे भी बताना चाहिए, क्योंकि एक बैलेंस बात की जानी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू भी संघ के कार्यक्रमों में जाते थे, महात्मा गांधी भी संघ के कार्यक्रमों में गए थे, और सुभाष चंद्र बोस जैसे एक व्यक्ति जिन्होंने जर्मनी में जाके हिटलर से युद्ध बंदियों को लेके और उन सब के साथ इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया, उसके बाद जापान से उन्होंने सहायता ली, आज उनका जिक्र कहीं पे नहीं किया जाता। उनका जिक्र अगर आज हो रहा है तो फिर उसके बाद अब एक सवाल ये उठता है कि पिछली सरकारों ने जिक्र क्यों नहीं किया, और पिछली सरकारों ने, और आज तक भी उनकी मौत के ऊपर जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है वो आज तक भी पब्लिक नहीं किए गए हैं। तो इन सब चीजों में नहीं जाना चाहिए, और अगर जा ही रहे हैं तो फिर 1975 में इस देश के, मैं अभी तक के 2 सबसे काले अध्याय मानता हूं केशव जी। एक तो 1975 की इमरजेंसी, और 2009 में हुआ मुंबई के ऊपर आतंकवादी हमला, और दुर्भाग्य से ये दोनों ही काम कांग्रेस के राज में हुए हैं। मैं किसी पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं। सुनिए मैं इस बात में काउंटर करूंगा केशव जी, मैं काउंटर करना चाहता हूं। नहीं, रायचंद जी सुनना पड़ेगा आपको। हाँ, काउंटर करूंगा, आपको जवाब देना। ठीक है, मैं जवाब लूंगा, मैं उनकी बात पूरी हो जाती है, मैं लूंगा जवाब। सर सबके पास से आ रहा हूं मैं सीरीज वाइज चल रहा हूं, बीच में इंटरप्शन कर ही नहीं रहे हैं, सबके पास बारी बारी से आ रहा हूं। दीपक जी कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक पार्टी को इस चीज का श्रेय दे देना, 1947 में 17 दल थे, सुभाष चंद्र बोस जी ने, इसने भगत सिंह और इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया हुआ था, गरम दल के उनको बोला जाता था। उनकी कुर्बानी को आज तक उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। किसने नहीं दिया और क्यों नहीं दिया? 1962 में जब हारा था, चाइना से भारत हारा था युद्ध में, ठीक है, हारे हैं, देश हारा है, कोई बात नहीं, लेकिन आज जब 71 का बखान करते तो 62 का बखान कौन करेगा? इन सब चीजों के ऊपर देखना पड़ेगा, एक दूसरे के ऊपर आरोप नहीं। आज जो हाल के समय में जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, आने वाले समय में आज तो कम से कम ऐसा हम लोगों को मिलकर एक ऐसा विचार करना चाहिए कि जो आने वाले समय में हम जनसंख्या के ऊपर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, समान नागरिकता कैसे लाई जा सकती है, शिक्षा का समुचित प्रसार कैसे किया जा सकता है, कम से कम इन विषयों के ऊपर चर्चा की। बिल्कुल, ये मेरे ड्राइविंग पॉइंट्स भी, मैं बात करूंगा इनके बारे में भी। पहले इस विषय पर एक बार सबकी रिएक्शन से लेते हैं। वंदना जी, विभाजी मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं शास्त्री जी के पास आऊंगा तुरंत। विभा पांडे जी। हाँ जी सर, धन्यवाद। तो अगर देखा जाए 70 सालों का, अगर कांग्रेस का देखा जाए तो 70 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। यहाँ पीढ़ियां बदल गई, ठीक है। कांग्रेस जिस विचारधारा से शुरू हुई थी, जिन्होंने देश के लिए काम किया था,
इतना किया कि पाकिस्तान से अगर कंपेयर किया जाए तो आज पाकिस्तान किधर है और इंडिया किधर आ गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही पीढ़ियां बदली हैं और जो फिर एक मतलब कहते हैं ना शाम ढल गई, वो वाली बात हो गई कांग्रेस की, और इन्होंने देश का भी वैसे ही प्रगति के पथ पर बिल्कुल भी नहीं लेके गए, ठीक है। जो भी 70 साल में होना था वो नहीं हुआ। हमने जो 70 साल पहले जो अचीव किया था उसका आज की डेट में कांग्रेस के जितने नेता हैं वो डंका या उसका क्रेडिट नहीं ले सकते, ठीक है। सबसे बड़ी कांग्रेस से 2 गलतियां मेरी तरफ से जो मुझे लगता है, ठीक है। पहली बात, जो अंग्रेजों की विचारधारा थी वो लेते आए कहाँ, जबकि हमें आजादी मिलनी थी। उसके बाद से कम हिंदी जैसे हमारे जो अपनी संस्कृति थी उसे बढ़ावा ना देके हमें इतना पता है कि इंग्लिश अगर नहीं बोलनी आती तो ये बिल्कुल गंवार बन गई, ठीक है। दूसरी चीज, जो कश्मीर का 370 आर्टिकल इतने सालों बाद जो हमें अब मिला, ठीक है, वो बहुत ही सराहनीय काम है। जो 70 साल पहले हो जाना चाहिए था वो विभाजन ही नहीं होना चाहिए था उस हिसाब से। तो कांग्रेस ने देश के लिए किया पर एक सर्टेन लेवल तक किया। वही जैसे मैंने कहा, जिस क्षमता पर हमारा देश ऑपरेट कर सकता था हम वहां तक नहीं गए, क्योंकि पीढ़ियां बदली, नेतृत्व बदला और उससे बहुत बदलाव आया और वो अच्छा बदलाव नहीं था। ठीक है, शास्त्री जी आपके पास आता हूं, दीजिए जवाब। देखिए, मैं राय सिंह जी की इस बात को लेकर चलता हूं कि कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाई। राय सिंह जी सीता प्रताप रमैया इतिहासकार हैं, कांग्रेस के बड़े नेता थे। आजादी से मात्र 2 साल पूर्व उन्होंने महात्मा गांधी जी से पूछा था कि आने वाली पीढ़ियां यदि ये कहेंगी कि इस देश की आजादी किसने ली, किसका बड़ा योगदान था, तो उसका उत्तर क्या होगा। तो उस समय महात्मा गांधी जी ने कहा था कि तमाम देश की जेलों के अंदर एक सर्वे करवाया जाए कि किस समाज, किस देश और किस विचारधारा के लोग इस देश के अंदर आजादी के आंदोलन में जेलों में हैं। तो मेरा शब्द नहीं है ये सीता प्रताप रमैया की इतिहास की पुस्तक में लिखा कि 85% इस देश की उस समय जेलों में आर्य समाज की विचारधारा के लोग थे। और जब इस देश की आजादी का उस जश्न मनाया गया तो एक भी सिद्धांत आर्य समाज का उस सरकार ने नहीं स्वीकार किया, जिसके 85% लोग आजादी के लिए जेलों में चले गए थे। ये तो इतिहास कांग्रेस के लोगों को समझना चाहिए कि सत्ता प्राप्ति के लिए एओ रूम ने जो एक संस्था गठित की थी, हमने मानस पुत्रों को पैदा किया था, उनके जवान होने का इंतजार किया और उसके बाद सत्ता परिवर्तन करके गए, देश स्वतंत्र नहीं हुआ। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इस देश के अंदर जब जब इस देश के जो मूल भावना के लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, इन 73 सालों के अंदर, मैं पीछे की बात नहीं, मैं तो उस समय की बात करूंगा जब कांग्रेस का जन्म हुआ और वो करने लायक हुई, यानी जवान हुई मानस पुत्र अंग्रेजों के, तो उस समय से आज तक का इतिहास देखी, कांग्रेस ने उन तमाम लोगों को, उन तमाम विचारधाराओं को जो इस देश की मूल भावना को आगे बढ़ाने वाले थे, उनको निस्नाबूद करने का काम किया, हतोत्साहित करने का काम किया। और इसके अंदर कितने बड़े बड़े राजनेताओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, अपने जो कुछ कर सकते थे वो करने की क्षमता इस देश के लिए नहीं कर पाए, वो दिल मसोस के रह गए, क्योंकि चालाकी भरे कदमों से इस देश को लोकतंत्र भी कहा गया, इस देश को गणतंत्र भी कहा गया, लेकिन उसकी वास्तविक भूमिका में अपने विरोधियों को किस प्रकार से कांग्रेस के शासन में एक के बाद किस अंग्रेज राजनीतिक चालों से उनको निस्नाबूद किया, उसका एक बहुत लंबा इतिहास है। और यदि हम इन 7 सालों की ही बात करें, जब पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार आई तो आंदोलन के नाम से जो आंदोलन हुए, जो कितना भी वो किसी भी हिंसक रूप को धारण किया, लेकिन लोकतंत्र की शुद्ध व्यवस्था के अंदर उन सब को वो करने का हक दिया, इसको कहते हैं लोकतंत्र। कांग्रेस के शासकों ने कभी अपने विरोधियों को सर उठाने नहीं दिया, उठाने से पहले उनके सर धड़ से अलग हो गई, विचारधारा दूर हो गई। ये इस लोकतंत्र की मजबूती कांग्रेस की विचारधारा नहीं, इस देश की जनमानस के अंदर जो जड़ें इस देश को आगे बढ़ाने की थी, लाखों करोड़ों सालों से जो देश जिन परंपराओं को लेकर आगे बढ़ रहा था और समय समय पर इस देश को आगे बढ़ने के लिए जिस प्रकार के
नैतिक विद्वान, साधु, सन्यासी, उपदेशक जब हुए, उनकी विचारधाराओं के कारण से आज बढ़ा। आज सौभाग्य हम सबका कि देश की मूल विचारधारा को, जिसके लिए लाखों लाखों क्रांतिकारियों ने इस भारत माता को दुनिया के नक्षत्र पर वैभव तक पहुंचाने का जो संकल्प करके फांसी के फंदे पर झूल गए, उनका आज स्वप्न साकार हो रहा। तो जिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को राय सिंह जी सबको साथ लेकर चलने की बात है, अरे राय सिंह जी भाई साहब, सबको साथ लेने की आवश्यकता नहीं थी, एक जिन्ना को साथ लेकर चलने चाहिए थी। आज जिन्ना को यदि साथ लेकर चलने की उनके अंदर सद्भावना होती तो इस देश का आज भूगोल बदलने का समय नहीं आता। आज दुनिया के अंदर इस देश के जो कितने टुकड़े हो गए, उन टुकड़ों को साथ न रखने के कारण राजनीतिक महत्व। शास्त्री जी, किसी भी सरकार के कार्यकाल को केवल सफलता या केवल विफलताओं के आधार पर ही नहीं तोला जा सकता। तराजू थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जब इस तरह की चर्चाएं चलती हैं, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात हो, इस देश के अंदर टीवी, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन सिस्टम को एस्टेब्लिश करने की बात हो, देश की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च करने की बात हो, देश में एम्स, मेडिकल कॉलेज उनकी स्थापना करने की बात हो, तो चीजें तो धीरे धीरे हुई थी। रफ्तार धीमी या रफ्तार तेज, ये बहस हो सकती है, लेकिन किसी सरकार की नीयत नहीं थी उसे करने की। हाँ केशव जी, मैंने पहले भी बात की थी, जब आप अपने से अपनी तुलना करोगे तो संतुष्टि हो सकती है आपकी। हाँ। लेकिन जब आप तुलना पड़ोस से करोगे तो पता चलेगा आप कहां खड़े। आप तुलना चाइना से कीजिए ना, आप तुलना इजराइल से कीजिए ना, उनकी भी तो आजादी का शुरुआत हमारे साथ ही हुई थी। वो कहां पहुंचे और हम कहां पहुंचे। ठीक है, केवल अपनी अपनी भाव को देखकर, अपने देश को देखकर आप खुश हो सकते हो। ठीक है, लेकिन जब पड़ोसी को देखोगे तो आप कहां खड़े हो, वो वास्तविक आपका धरातल है। वहां से आपको सोचना होगा, वहां से आपको चलना होगा। ठीक है, ठीक है, मैं राय सिंह जी से जवाब लेता हूं इस बात का। राय सिंह जी। केशव जी, देखिए, मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ताओं ने दो बातें कही, बड़ी लंबी बहस का विषय आज नहीं है, क्योंकि समय और दिवस जो है बड़ा महत्वपूर्ण हमारे लिए। इन्होंने कहा कि विभाजन, देखिए, विभाजन के लिए किसी भी प्रकार के इतिहास को पढ़ लो, इतिहास अंग्रेजों का हो, ब्रिटिश काल का हो, अंग्रेज इतिहास भारतीय इतिहासकारों का हो, और इतिहास है तुलनात्मक अध्ययन का हो। मेरे मित्र को पढ़ना चाहिए। अब क्या है कि सभी ने क्या माना है कि देश को बांटने का, तोड़ने का, साजिश करने का चोरी किसने की? 2 नेशन चोरी कहा जाएगी, किसकी देन थी? 2 भाइयों की थी, जिन्ना सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर। अरे 2 नेशन थ्योरी किसकी देन थी सर? मैं थोड़ा सा दोबारा जानना चाहूंगा। राय सिंह जी, किसकी देन थी 2 नेशन थ्योरी? एक बार दोबारा बताइए। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना जी के साथ, जो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि 2 नेशन थ्योरी हम देंगे, अलग अलग बढ़ाएंगे, उसका मूक दस्तक होकर पर्दे के पीछे समर्थन किसने किया था? इस तरह लोगों ने किया था। नहीं, फिर नहीं। राय सिंह जी, कम से कम आप तो मोहम्मद अली जिन्ना के नाम के पीछे जी मत लगाइए। आप राय सिंह जी, याददाश्त को दुरुस्त कीजिए, डाटा देखिए, कम से कम। राय सिंह जी, आज तो मोहम्मद अली जिन्ना के नाम के पीछे जी मत लगाइए। आप अभी भी जी कह रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना जी है? जिस व्यक्ति ने इस देश को बांट दिया, जिस व्यक्ति ने इस देश को बांट दिया, आप आज उसके नाम के पीछे जी लगा रहे हैं, और वो भी आज 25 जनवरी 26 जनवरी की पूर्व संध्या पे। अरे राय सिंह जी, रुकिए आप। लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी हत्या कर दी गई ताशकंद में, उसकी जांच नहीं करवा पाए आप। क्या बात कर रहे हैं आप? 1971 के युद्ध में 90,000 सैनिक छोड़े थे, 9 सैनिक भारत के वापस नहीं लाए गए आपसे। आप कौन सी बातें बोल रहे हैं? स्थायी सदस्यता यूनाइटेड नेशंस में किसने छोड़ी थी और किसको दी थी, और आज वो देश कहां पे है? क्या बात कर रहे हैं आप आज भी जिन्ना के नाम के पीछे जी लगा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। मोहम्मद अली जिन्ना को आप जी कह रहे हैं। राय सिंह जी, आप अपने आप को इस देश का नागरिक कहना बंद कर दीजिए। अगर आज भी आप मोहम्मद अली जिन्ना के नाम के पीछे जी लगा के संबोधित करते हैं तो शर्म आनी चाहिए आपको शर्म आनी चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना के नाम के पीछे जी लगाते हैं आप। अरे अपने घर की दीवार पर तस्वीर टांग लीजिए अगर इतना ही प्यार है मोहम्मद अली जिन्ना से तो। मैं जवाब लेता हूं। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं जवाब लेता हूं। मोहम्मद अली जिन्ना। राय सिंह जी, ये टू नेशन थ्योरी वाला जो आपने कंसेप्ट दिया था सर,
इसको थोड़ा सा खुद में ही ठीक कर लीजिए, क्योंकि टू नेशन थ्योरी किसकी थी इस पर कोई लंबी चौड़ी बहस की आवश्यकता नहीं है सर, अच्छे से जानते हैं सब। रखिए अपनी बात आगे। इस देश को दो राष्ट्र के रूप में ठीक है, इन लोगों ने किया, मोहम्मद अली जिन्ना और ये संघ के लोगों ने किया था। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ना राय सिंह जी, ये इस तरह का झूठ मत रखिए सर। नहीं, इस तरह का झूठ मत रखिए, गलत बात। ना बिल्कुल गलत बात है आपकी सर। टू नेशन थ्योरी, अच्छा ठीक है, एक सेकंड आता हूं। राय सिंह जी, अगर टू नेशन, राय सिंह जी सुनिए तो सही। राय सिंह जी इतिहास थोड़ा सा दोस्त आपको करना पड़ेगा, क्योंकि राय सिंह जी सुनिए तो सही, अगर टू नेशन थ्योरी में वाकई श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमिका थी तो क्यों कैबिनेट में रखा था? बट नेहरू की पहली कैबिनेट के मंत्री थे ना। अब आप बोलेंगे समानता, अब आप बोलेंगे कि हम सबको समान अवसर देंगे। केशव जी उसी बात करता हूँ। अब मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता ने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाहिए था, गांधी जी को चाहिए था, सबको साथ लेकर चलते। अरे जिस कश्मीर की बात करते थे उस कश्मीर के विभाग के मंत्री कौन बनाए गए? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बनाए गए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लिया, और किस प्रकार से किन लोगों को पंडित जी ने अपने कैबिनेट में लिया सब जानते हैं। लेकिन आप उसको बदलना चाहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपनी विचारधारा नहीं है, केवल देश को जाति धर्म भाषा अपने हिसाब से बढ़ाते हैं। कभी कहते हैं हम भगवाकरण करेंगे, कभी कहते हैं शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़कर अरे भगवे की सभ्यता को, भगवे के संस्कार को, भगवे की सच्चाई को, उसके प्राचरण को, उसके राय सिंह जी विचार संगठन विचारधारा अलग अलग चीजें होती हैं। आप दोनों चीजों को मिक्स कर रहे हैं। किस सरकार ने, किस भाजपा ने कहा कि हम भगवाकरण करेंगे? संघ के किस अधिकारी ने कहा हम भगवाकरण करेंगे? शिक्षा मंत्री का दाल पड़ी आप, हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने यमुनानगर में 6 महीने पहले उसको पूरे का पूरा बीड़ कराते हैं लोग। क्या कहा बताइए ना। आप कोट कीजिए, मैं मौका दे रहा हूं आपको, आप बताइए ना क्या कहा। वो ये कहते हैं कि हम हरियाणा में शिक्षा का भगवा करने आए हैं, देश का भगवा करने आए हैं। और अरे क्या बात कर रहे हैं राय सिंह जी? ना राय सिंह जी इस तरह का कोई बयान संज्ञान में नहीं है सर। और ये किसी एक वर्ग के लिए ही अगर सारी बातें हैं सर, तो फिर मैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस संबोधन का भी जिक्र कर सकता हूं कि देश के पहले संसाधनों पर पहला अधिकार किसका है। ये बातें नहीं चलती हैं, ये चीजें नहीं चलती राय सिंह जी। आप अपनी बात को ले जा सकते हैं, लेकिन राय सिंह जी समय कम है। मेरा एक सवाल आपसे, आज आपने लोगों के ऊपर बहुत कीचड़ उछाल लिया। मैंने बिल्कुल शुरुआत में इस डिबेट की शुरुआत मुझसे की थी केशव जी ने। एक सेकंड राय सिंह जी, एक सेकंड। केशव जी ने शुरुआत मुझसे करी थी, मैंने कहा था आज राजनीति को साइड में रख के बात करनी चाहिए। अगर आज आप इतने कीचड़ उछाल रहे हैं सभी के ऊपर, तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए आप। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को अंग्रेजी सरकार का, अंग्रेजी सेना का समर्थन करने के लिए किसने कहा था? देखिए बात सुनिए, अंग्रेजों को भगाने वाले आपकी पार्टी थी। तो मुझे आप बताइए कि भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सेना का समर्थन करने, साथ देने के लिए उनके साथ दूसरे देशों में जाकर लड़ने के लिए किसने कहा था? आप बताइए आज इस बात को। आप दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनकी गोदी में खेलते थे। अब आप बात सुनिए, पहले तो शुरुआत आपने की है। मैंने शुरुआत नहीं की, नहीं आपने कहा सबसे शुरुआत में। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं इतना ठीक है वो जवाब नहीं दे रहे। ठीक है मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूं सबसे, समय की कमी है। राय सिंह जी मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूं सभी से। राय सिंह जी ठीक है, राय सिंह जी क्या खोया, हमने इस बात का जिक्र कर लिया पूरे डिबेट के अंदर। अब मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूं, क्या पाया और क्या पाना बाकी है। 20 सेकंड में आप सब अपनी बात रखिए। मैं शुरुआत आप ही से कर रहा हूं राय सिंह जी। देखिए, हम चाहते देश के अंदर जो स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे नेताओं ने एक विचारधारा के साथ जाति धर्म भाषा क्षेत्र की संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर देश के राज्य के लिए कार्य किया है। और आज 70 सालों में एम्स को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, चिकित्सा को लेकर, किशोर जी आपने सही बात कही, किस प्रकार से कंप्यूटर को लेकर, किस प्रकार तकनीकी शिक्षा को लेकर, बैंकों के राष्ट्रीयकरण को लेकर जो हमारी उपलब्धि है। अरे कम से कम यहाँ पे जो विश्लेषक बैठे हैं, एक पार्टी का मुखौटा हुआ है, उनको हाँ करनी चाहिए थी। ये वो लोग हैं जो केवल अपने चश्मे से इस देश की आजादी को देखना चाहते हैं। ठीक है राय सिंह जी, ये सर्टिफिकेशन का काम भी लिया कांग्रेस ने, क्योंकि हमने अंग्रेजों का विरोध किया। ठीक है राय सिंह जी। सत्यव्रत जी के पास में आ रहा हूँ। सत्यव्रत जी देखिए भाई साहब, मैं इस बात को अंतिम निर्णय में ये कहना चाहूंगा
कि इस देश की 1857 में आजादी का जो सफर कुछ लोगों ने तय किया था, वो सफर उस विचार के लिए, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको इस देश में तब तक मेहनत, तब तक संघर्ष की अवस्था में रहना चाहिए जब तक उनका स्वप्न पूरा ना हो जाए। और इसके लिए न केवल हमने भाषा, हमने सुरक्षा, स्वास्थ्य और इन सब चीजों का ध्यान रहा है, देश की अस्मिता और देश के जिन मूल्यों के लिए देश जाना जाता है, उन मूल्यों के संवर्धन के लिए भी हम सबको भरसक पूरी कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया के अंदर भारत क्यों, ये सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है। इसलिए हम सबको मिलकर इस गणतंत्र ने जो हम सबको एक अवसर दिया है, इस देश के जन जन तक, आम व्यक्ति तक उसके अधिकार, उसका पहुंचे, वो इस अवसर को हमने दिया, उसको बनाना चाहिए, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। ठीक है विभा जी, फाइनल कमेंट जल्दी से। सर बिल्कुल, ये जो विचारधारा है आत्मनिर्भर भारत, अगर हम इसके ऊपर अमल करें तो मेरे ख्याल से इसमें हर कोई फील्ड कवर हो जाती है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे मेक इन इंडिया के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो, या कोई भी चीज हो। अगर हम आत्मनिर्भर भारत बनाते हैं तो मेरे ख्याल से हम बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। वो हमारा फाइनल एम होना चाहिए। ठीक है दीपक जी, फाइनल कमेंट। केशव जी, आज 73वें गणतंत्र दिवस पे हमें बहुत सारी चीजों के ऊपर और काम करने की आवश्यकता है। शिक्षा का समुचित प्रसार होना चाहिए, कृषि को उन्नत बनाने के लिए कार्य होना चाहिए, समान नागरिकता इस देश में लानी चाहिए, सरकार को कुछ इस प्रकार से काम करना चाहिए ताकि जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण हो सके। और सबसे अंतिम पॉइंट मैं बताता हूं कि देशद्रोह के ऊपर सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। जिन्ना को जी कहने वाले और भारत के टुकड़े करने वालों को अपनी पार्टी में शामिल करने के ऊपर रोक लगनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका विभा जी, राय सिंह जी, सत्यव्रत शास्त्री जी, दीपक गहलोत जी, अपना कीमती समय देने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है।